इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा प्यार भरा सलाम। 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में आने पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अभिनंदन करता हूं। 2021-22 का ये नया सत्र आप लोगों के शैक्षणिक जीवन में खुशियां लेकर आए। मेरे दिल से आप लोगों के लिए यही दुआएं हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ये समय कोविड-19 के कारण महामारी का समय बन चुका है। ईश्वर से हम सभी प्रार्थना करें कि इस महामारी के दौर से हमें वो जल्द से जल्द छुटकारा प्रदान करें। बच्चों, पिछले सत्र ही से आप लोग यानी 11th स्टैंडर्ड से ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए हो। ये माध्यम, डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन माध्यम, जो भी कह लीजिए, आप लोगों के लिए अब नया नहीं रह गया है। जब तक हालात काबू में नहीं आ जाते हैं, नियंत्रण में ये महामारी हमारे नहीं आ जाती है, तब तक हमें इसी माध्यम के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना होगा। इस नए एकेडमिक सत्र में मैं पुनः आप तमाम विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती का परिचय, जो कि इस वीडियो को बनाने का मूल मकसद है, उसे मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हिंदी की पाठ्य पुस्तिका का परिचय देने के साथ ही साथ बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले प्रश्नों की रूपरेखा और उसके अंकों को किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम बातों को, पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने जो हेडिंग दिया है, पाठ्य पुस्तिका का परिचय, यानी आप की जो हिंदी युवक भारती की टेक्स्ट बुक है, वो आप स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, तो चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो या फिर रोजगार परक हो, इन तमाम बातों को मैं यहाँ पर आपको समझा देना चाहता हूँ। तो एक एक करके हम कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। हिंदी भाषा और उसकी विधाएं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो अलग अलग तरह के चैप्टर्स दिए गए हैं। उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो आपके मानसिक विकास में मददगार साबित हो। स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा का मानव जीवन के साथ एक अहम रिश्ता होता है। मानव समाज भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को, अपने ख्यालों को एक दूसरे के साथ शेयर किया करते हैं। इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप स्टूडेंट्स के अंदर भाषाई कौशल, यानी जो लैंग्वेज के द्वारा आपके अंदर एक स्किल, एक हुनर पैदा हो, उसमें निखार आ सके, यही इस टेक्स्ट बुक का मूल उद्देश्य है। आप स्टूडेंट्स को मूल्यांकन करने के लिए, यानी आपका को एवेल्यूएट करने के लिए, आपका एवेल्यूएशन के लिए इस टेक्स्ट बुक को 5 विभागों में, 5 हिस्सों में बांटा गया है। तब गद्य यानी प्रोज सेक्शन, पद्य यानी पोएम से रिलेटेड है, विशेष अध्ययन, ये आप लोगों के लिए पिछले ही साल से यानी 11th स्टैंडर्ड से ये नई विधा,
नया चैप्टर, नई जो एक साहित्यिक विधा है वो संकलित किया गया है। जैसे पिछले यानी 11th स्टैंडर्ड में नुक्कड़ नाटक जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो विशेष हिंदी, इसके अलावा व्यवहारिक हिंदी जो रोजगार परक है, प्रोफेशनल है, यानी आप आने वाली अपनी ज़िंदगी में किस तरह से रोजगार से, व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, इन चैप्टर्स का आपके जीवन में क्या आपको लाभ मिल सकता है। और फिर व्याकरण, यानी आपकी भाषा में व्याकरण भाषाई स्किल को, कौशल को एक मजबूती प्रदान करता है। तो ये विभाग अलग अलग जो हैं आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप सभी पुराने रचनाकारों यानी जो राइटर्स हैं उनके साथ ही साथ नए रचनाकारों और उनकी लेखन शैली से भी परिचित होंगे। आपकी उम्र को, ध्यान में रखते हुए इस टेक्स्ट बुक में यानी 12th स्टैंडर्ड की युवक भारती में संस्मरण, कहानियाँ, कुछ शेर, निबंध, एकांकी, पत्र, लोकगीत, नई कविताएं इत्यादि चैप्टर्स को संकलित किया गया है। आसान व्याकरण खंड को भी आपके लिए चयनित किया गया है, जिससे आपको दुश्वारी का, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत आसान व्याकरण के रूप को आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके यहाँ रखा गया है। स्टूडेंट्स, विशेष साहित्य के अध्ययन के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, विशेष साहित्य के अध्ययन के लिए कनुप्रिया जैसे महाकाव्य के अंश को भी समाविष्ट किया गया है, रखा गया है। आज के दौर में यानी आधुनिक युग में रोजगार एक समस्या बनती चली जा रही है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। आप स्टूडेंट्स इस टेक्स्ट बुक में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पाठों के माध्यम से रोजगार से संबंधित यानी रोजगार परक बातों को सीख सकें, ऐसे अध्यायों को भी संकलित किया गया है, जिनमें आप देखेंगे कि ब्लॉग लेखन है, फीचर लेखन है, इस तरह के और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि 11th की टेक्स्ट बुक में भी थे। ऐसे चैप्टर्स को शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर और हर पोएम के अंत में स्वाध्याय के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कुछ कृतियां दी गई हैं, जो आपके लिए एक मॉडल, एक नमूना के तौर पर हैं। इसी पर आप उस टेक्स्ट बुक से संबंधित पैराग्राफ से क्वेश्चंस तैयार करके परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो हर चैप्टर के अंत में विविध कृतियां स्वाध्याय के रूप में दी गई हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करेंगी। कृति पत्रिका का स्वरूप यानी जो अनुक्रमणिका है कि उसमें कौन कौन सी विधा दी गई है, कहानी, पोएम से रिलेटेड या अन्य इस तरह की चीज़ें, वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अंकों का वितरण मतलब जो विभाग अलग अलग किए गए हैं, गद्य विभाग से कितने मार्क्स आने वाले हैं, पद्य विभाग से कितने मार्क्स आने वाले हैं, विशेष अध्ययन के लिए कितने अंकों को सुनिश्चित किया गया है, व्याकरण में कितने अंक आप हासिल कर सकते हैं, इनका भी मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभ्यासक्रम, जैसा कि मैंने बताया कि हर चैप्टर के एंड में आपको स्वाध्याय के लिए मॉडल दिए गए हैं। कृतियों के आधार पर, संजाल के आधार पर आप उसको सॉल्व करें और उसी आधार पर आप अपने टेक्स्ट बुक के उस चैप्टर से, पैराग्राफ से, परिच्छेद से उसी प्रकार के प्रश्न तैयार करें और उनके उत्तर कैसे लिखे जाएं, ये आपको वहाँ पर सुनिश्चित करना रहेगा।
इसके साथ ही साथ आप आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि परिशिष्ट दिया गया है। इसमें आपको मुहावरे, फिर भावार्थ, जो मुश्किल पोएम्स हैं, पोएम वाले चैप्टर्स हैं, उनको सरल शब्दों में व्याख्यायित किया गया, लिखा हुआ है वहाँ पर, जिससे कि आप अपने तौर पर भी समझ सकें कि इस कविता का भावार्थ क्या है, सरल शब्दों में हम कैसे उसे समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने दिया भी कि मुहावरे देखिए 105, 106 आपकी टेक्स्ट बुक के पेज क्रमांक ये यहाँ पर दिए गए हैं। कविता का भावार्थ मैंने आपको बताया कि जैसे ये थोड़ा मेडिवल पीरियड के जो पोएम्स हैं और क्षेत्रीय जो लोकगीत होते हैं, उनको थोड़ा समझना मुश्किल होता है, जटिल होता है, तो उनका सरल शब्दों में भावार्थ दिया गया है। उसके बाद एक नई शैली, एक नया तरीका जो है पिछले 11th स्टैंडर्ड से ही शुरू किया गया है, पारिभाषिक शब्दावली के इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो किस टाइप के रहेंगे, ये यहाँ पर दिया गया है। पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द, फिर बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द, वैज्ञानिक शब्दावली, कंप्यूटर से रिलेटेड ये शब्द। अच्छा, यहाँ पर मैंने दिया है कि पदनाम या प्रशासनिक वाले 47 वर्ड्स पूछे गए हैं, बैंक से संबंधित 23 वर्ड हैं, वैज्ञानिक शब्दावली 6 शब्द, कंप्यूटर से रिलेटेड 4 शब्द। ये आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो 4 अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर जो शब्द दिए गए हैं, इनमें मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको अपनी बात को शेयर करना चाहता हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 8 वर्ड पूछे जाते हैं, जिनका आपको हिंदी में अर्थ लिखना रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 4 भागों में इन्हें, इन पारिभाषिक शब्दावलियों को डिवाइड किया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है हर सेक्शन से इन चारों में से 2-2 शब्द पूछे जाने वाले हैं और आपको करना 4 रहता है। तो ये जो 3rd वन एंड 4th वन है, वैज्ञानिक शब्दावली, कंप्यूटर से संबंधित शब्द, ये 6 और 4, तो ये 4 और 6 अच्छे से आप रट डालिएगा लिख लिख कर। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर, जैसा मैं बता रहा हूं कि अगर 2-2 शब्द पूछे जाने वाले हैं, तो ये 4 शब्द इन्हीं में से आपको आ जाएंगे। विकल्प के तौर पर आप इनको नहीं भी करेंगे याद, तो ये 4 यहाँ से आ जाएंगे और अब आसानी आप इनके अंक जो हैं हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा है। उसके बाद रसास्वादन के मुद्दे आप अपनी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल पीछे पेज नंबर 110 पर देखिए, ये 6 अंकों के लिए रहेगा और ये पद्य विभाग से संबंधित प्रश्नों में पूछा जाने वाला है। उसके बाद आपका, आप जानते ही हैं, ओरल एग्जाम होता है, तोंडी परीक्षा, मौखिक एग्जाम, मौखिक परीक्षा 20 अंकों के लिए, जो कि आपके अपने कॉलेज में ही क्या नाम है, इसकी योजना की जाती है और आपको उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, इससे संबंधित मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक का कवर पेज और बैक पेज देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि मंडल द्वारा जो टेक्स्ट बुक के कवर को सुनिश्चित किया जाता है, जो चित्र वगैरह दिए जाते हैं, उनके पीछे एक मकसद होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, आप जो विभिन्न चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि ये तो आपकी टेक्स्ट बुक का नाम और क्लास का नाम हो गया, यहाँ पर अलग अलग रचनाकारों के नाम के आधार पर पिक्चर्स दिए गए हैं, चित्रों को यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो जो व्यवहारिक हिंदी है उससे संबंधित यहाँ पर इमेजेस दिए गए हैं। जैसे ये आप एंकरिंग के लिए मंच पर किस तरह से लोगों से हम बातें करते हैं, उद्घोषक से संबंधित ये चित्र है। उसके बाद ये यहाँ पर आप ब्लॉग लेखन से रिलेटेड आप इस इमेज को समझ सकते हैं। यहाँ पर साक्षात्कार या इंटरव्यू से रिलेटेड बातें हो रही हैं। यहाँ पर समाचार को हम कैसे पढ़ें उससे रिलेटेड है। और ये यहाँ पर
फीचर लेखन कह लीजिए या रेडियो जॉकी कह लीजिए, इस प्रकार के इमेजेस इसलिए यहाँ पर दिए जाते हैं कि ये आपको बताएं कि इस टेक्स्ट बुक के अंदर इससे संबंधित चैप्टर दिए गए हैं, और ये तमाम जो हैं ये रोज आपके रोजगार परक जो चैप्टर्स हैं उनसे संबंधित हैं। तो ये अपने आप में जो चित्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आकर्षित करने वाला, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर किस प्रकार के चैप्टर हैं वो इस फ्रंट पेज को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, अलग अलग, चूंकि हम भाषा सीख रहे हैं हिंदी भाषा, तो यहाँ पर भाषा सीखने का, टंकन करने का, लेखन करने का अलग अलग माध्यम भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए कंप्यूटर है, टाइपराइटिंग वगैरह है, तमाम चीज़ों का किताबों की शक्ल में भी है। और दूसरा, भाषाओं के अलग अलग नाम भी, अब जैसे यहाँ पर बांग्ला भाषा, या ये आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषा, फिर ये सिंधी है, इंग्लिश है, उर्दू, गुजराती और हिंदी। तो इस प्रकार से आप जो है जो आपकी टेक्स्ट बुक का कवर पेज होता है वो आपको एक मैसेज देता हुआ नजर आता है। तो ये आपके समझने के आधार पर मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ कि चित्रों का कवर पेज पर होना निरर्थक नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई सार्थकता होती है, कोई ना कोई मकसद होता है जो बोर्ड के लोग इस प्रकार के चित्रों को आपकी टेक्स्ट बुक में रखते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग सके कि आपके टेक्स्ट बुक में किस प्रकार के चैप्टर हैं। तो ये आपको एक संदेश बाहरी कवर के माध्यम से मिल जाता है। अब इंडेक्स अनुक्रमणिका के आप पेज नंबर मीन्स आपके चैप्टर से शुरू होने से पहले ही हर टेक्स्ट बुक के पहले इंडेक्स रहता है, तो पाठ का नाम यहाँ पर दिया गया है, उसकी जो स्क्रिप्ट स्टाइल है, विधा वो कौन कौन सी है, संस्मरण, चतुष्पदी, निबंध या पत्र लेखन या लोकगीत जो क्षेत्रीय फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, फिर ये रचनाकार राइटर का नाम यहाँ पर, और ये पेजेस नंबर। इसी प्रकार से आप अगला जो इंडेक्स का अगला हिस्सा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो 12 चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं इनमें 2 विधाएं हैं, गद्य विधा और पद्य विधा, और इसी आधार पर 2 सेक्शन आपके क्वेश्चन के तैयार होते हैं, कृति 1 और कृति 2। ये 20-20 मार्क्स का, यानी यहाँ पर को 40 मार्क्स का रहता है। दूसरा, विशेष अध्ययन, इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। विशेष अध्ययन के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि 11th में नुक्कड़ नाटक और 12th में जो है कनुप्रिया, ये एक महाकाव्य है डॉक्टर धम्मवीर भारती का। ये अकेला एक क्वेश्चन है, कृति है 3rd वन, जो कि 10 अंकों से संबंधित रहता है। उसके बाद चौथा जो है व्यवहारिक हिंदी, यहाँ पर 5 चैप्टर दिए गए हैं, और ये आपका जो है चौथा कृति के आधार पर रहेगा। ये आपका 20 अंकों में ये भी शामिल रहता है, ये चौथा कृति। और उसके अलावा आपका 10 मार्क्स का जो है व्याकरण रहता है। ये मैंने आपको बताया, परिशिष्ट आपकी टेक्स्ट बुक के बैक साइड में सब दिया गया है। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करता चलूं कि ये अनुक्रमणिका जस्ट आपकी टेक्स्ट बुक का है, जिसे मैं आगे एक एक करके, मतलब चैप्टर कौन से हैं, कविता कौन सी है, वो तमाम चीज़ें आगे एक एक करके मैं समझाऊंगा, और कौन कौन से चैप्टर कितने कितने या कृतियाँ कितने कितने अंकों से योजना है कि इसमें से इतना अंक का पूछा जाने वाला है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि ये कोविड महामारी की वजह से जो 2020-21 का शैक्षणिक सत्र था, उनमें से कुछ चैप्टर, यहाँ पर 4 चैप्टर नहीं पूछे गए थे, जैसे 2nd, 3rd एंड 11वां और 12वां, और व्यवहारिक हिंदी में ये 18वां चैप्टर। लेकिन इस बार अभी इससे संबंधित कोई सूचना नहीं है, इसलिए हमको सारे चैप्टर्स को ध्यान में रखकर स्टडी करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। हाँ, कोई सूचना आती है तो वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हिंदी पाठ्य पुस्तिका का स्वरूप, यानी जो इंडेक्स मैंने आपको बताया वो गद्य और पद्य दोनों साथ में थे। मैं यहाँ पर अलग अलग गद्य विभाग में कौन कौन से चैप्टर हैं, पद्य विभाग में कौन कौन से चैप्टर हैं, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये 6 चैप्टर यहाँ पर हैं जो कि गद्य विभाग से प्रोज सेक्शन से संबंधित हैं। पाठ नंबर 2 ये पाठ क्रमांक है, पृष्ठ क्रमांक है, ये आप देख सकते हैं कि निराला भाई पेज नंबर 5 पर है, आदर्श बदला पेज नंबर 16 पर है, पाप के 4 हथियार जो कि चैप्टर नंबर 6 के नाम पर है, 31 पेज नंबर है, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन का संकट,
कोख जाया, ये पेज नंबर 57 पर है। तो इस प्रकार से गद्य पाठों की जो संख्या है वो 6 है। ये 6 चैप्टर आपको तैयार करने होंगी। इस साल मात्र 4 चैप्टर तैयार करने थे। पद्य विभाग भी इसी प्रकार से है। पहला ही पाठ, पहली कविता है नवनिर्माण, ये पेज नंबर 1 पर है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये कविता नंबर 3 है, पेज नंबर 12 पर मौजूद है। अगली जो कविता है चैप्टर नंबर 5 यानी पाठ 5, ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। गुरु नानक से संबंधित और वृंद जी से संबंधित, गुरुबानी और वृंद के दोहे, ये दोनों एक ही चैप्टर में संकलित किए गए हैं। तो ये एक कविता माना जाएगा। पेड़ होने का अर्थ यहाँ पर पाठ नंबर 7 पेज नंबर 36 पर मौजूद है। चुनिंदा शेर पाठ नंबर 9 के आधार पर है, कैलाश सिंह सेंगर का है ये, 47 पेज नंबर पर है। सुनु रे सखिया और कजरी, ये क्षेत्रीय लोकगीत है। गांव की जो भाषा होती है, लोग होते हैं, किस प्रकार से अपने अंदाज में, अपने क्षेत्रीय अंदाज में उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो इसी प्रकार जैसे गद्य में कुल 6 चैप्टर थे, पद्य में भी 6 चैप्टर हैं। यहाँ पर इस साल 4 ही चैप्टर पूछे गए थे। अब इस साल हो सकता है कि हमको 6 के 6 तैयार करने रहेंगे। उसके बाद अगला जो है वो विशेष अध्ययन के लिए, ये कनुप्रिया चैप्टर का नाम है, पार्ट नंबर 13 दिया गया है और पेज नंबर 69 पर ये मौजूद है। ये अलग से, ये तीसरी जो आपकी कृति मानी, तीसरी विधा या गद्य विभाग ये आपका माना जाएगा। उसके बाद जो चौथा विभाग है, चौथी कृति है, वो व्यवहारिक हिंदी है। पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये तमाम के तमाम चैप्टर, ये मैंने जैसा कि बताया रोजगार परक जो चैप्टर्स हैं वो मोस्टली यही चैप्टर्स हैं। इनमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी एक फील्ड में आगे बढ़कर न केवल नेम, फेम, मनी यानी पैसा भी कमा सकते हैं। बड़ा बेहतरीन आज के दौर का ये रोजगार परक चैप्टर यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा 5वीं कृति व्याकरण खंड ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें काल परिवर्तन, अलंकार, रस, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण। स्टूडेंट्स, काल परिवर्तन, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण ये तो आप लोग लोअर स्टैंडर्ड तक करते चले आए हैं। आपके लिए नया अलंकार और रस है, जैसा कि आपने 11th में थोड़ा बहुत ज़रूर इसका आपने स्टडी किया होगा। 12th में भी ये चीज़ें दी गई हैं, आपको आपके टीचर इसके बारे में ज़रूर समझाएंगे। ये सारे कितने अंकों के हैं ये मैं आगे के स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। अब कृति पत्रिका का विभागों के आधार पर अंक विभाजन, यानी जो 5 अलग अलग विभाग दिए गए हैं, यानी गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन, व्यवहारिक हिंदी और व्याकरण, ये कितने अंकों के हैं, कितने अंकों का आपको सॉल्व करना रहेगा और कितने अंकों के साथ क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, कि ऑप्शन के साथ है, विकल्प के साथ है, तो आपको मात्र इतने अंक का ही करना है। जो आपको आसान लगे वही आपको करना है। तो विकल्प ज्यादा है, आपको करना कम अंकों का रहेगा। तो टोटल इस तरह से ये 80 अंकों का 20 मार्क्स का आपका मौखिक परीक्षा का रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर इस तरह से रहेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। कृति 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, कृति 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 विभागों में आपकी कृति पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड रहेगा, वो बटा रहेगा। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो गद्य प्रोज से संबंधित रहेगा। मैंने आपको बताया है कि 6 चैप्टर यहाँ पर हैं। 6 चैप्टर से आपको 20 अंक के लिए आएगा। 25 अंकों के साथ मीन्स विकल्प के साथ आपको यहाँ पर 20 अंक का ही करना रहेगा। इसी प्रकार से पद्य विभाग भी 20 अंक के लिए है, विशेष अध्ययन भी 10 अंकों के लिए है। हाँ, ऑप्शन यहाँ पर आप ज्यादा देख सकते हैं कि पद्य विभाग 28 अंकों का पूछा जाएगा, करना आपको 20 अंक के लिए है। विशेष अध्ययन यानी कनुप्रिया 14 अंकों का पूछा जाएगा, आपको करना सिर्फ 10 अंक के लिए। इसी प्रकार से कृति 4 क्वेश्चन 4, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारिक हिंदी में 5 चैप्टर दिए गए, 5 चैप्टर में से 10 अंकों का ही पूछा जाएगा, 24 अंकों का। आपको 10 ही अंक का करना है, ध्यान रखिएगा। ये टोटल क्वेश्चन जो है कृति 4 क्वेश्चन नंबर 4 ये 20 अंक के लिए है, लेकिन जो आपके चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे वो 10 अंकों का ही आपको सॉल्व करना है। अच्छा, बाकी 10 जो है वो अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं रहेगा, बाहर से कहीं से पैराग्राफ रहेगा, वहां से आपको 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह आपको करना रहेगा। बड़ा आसान है, आगे आप प्रश्न के प्रारूप से आप उसको समझ सकते हैं।
पारिभाषिक शब्दावली के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि पेज नंबर जो बिल्कुल लास्ट में 109 पर दिया गया है, 4 सेक्शन में बटे हुए हैं ना, मैंने आपको बताया कि थर्ड एंड फोर्थ वन 10 ही शब्द पूछे जाएंगे, वो आपको रट लेना है। तो वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, 8 अंकों के लिए रहेगा, आपको करना 4 अंकों का। तो इस प्रकार से आपको 20 अंक, ये चौथा क्वेश्चन जो है 20 अंक का है, और पूछा कितने अंकों के लिए जाएगा, 38 अंक। तो कहने का मतलब ये कि विद ऑप्शन, विकल्प के साथ आपको काफी सरलता, बहुत आसानी और सहजता रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और व्याकरण जो है ये 10 अंकों का है, 20 अंकों का विकल्प के साथ आएगा। इस प्रकार से टोटल जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो कृति पत्रिका है 3 घंटे के लिए 80 अंकों का आपको सॉल्व करना रहेगा, और 125 अंकों के साथ यानी विकल्पों के साथ आपको वो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब हम आगे की स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं कृति 1 में, यानी गद्य विभाग में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, पद्य में, विशेष अध्ययन में, व्यवहारिक हिंदी में या व्याकरण में, और उनका रूप क्या रहेगा वो हम आगे की स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। कृति पत्रिका का प्रारूप यानी आपका वो स्ट्रक्चर, बॉडी क्वेश्चन पेपर का। गद्य 1, कृति 1 क्वेश्चन नंबर 1 गद्य पर आधारित 20 अंकों के लिए। यहां पर आप देखिए पहला जो गद्य से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे वो ये कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये आप अपने पैराग्राफ में देख रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा 180 से लेके 200 शब्दों में, और 3 उससे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। ये तीनों 2-2 अंक के लिए रहेंगे, तो ये 6 अंकों का रहेगा। ये यहां पर मैंने आपको इंडिकेट किया हुआ है। तो ये पहला पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेगा, गद्य से ही संबंधित। अगला भी गद्य से ही संबंधित दूसरा रहेगा कृति 1 का बड़ा आ, निम्नलिखित गद्यांश। अब ये पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ये भी 6 अंक का, और ये भी पहले ही क्वेश्चन की तरह एक पैराग्राफ दिया रहेगा 180 से लेकर 200 शब्दों में। किसी भी आपके टेक्स्ट, वो जो गद्य विभाग से संबंधित जो चैप्टर मैंने आपको बताए, उन्हीं में से किसी एक चैप्टर के एक पैराग्राफ जिसकी संख्या, शब्द संख्या जो है 180 से 200 शब्दों में होगी, वो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा। और उसमें जो है 3 टाइप के आपको क्वेश्चन रहेंगे, आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। तो ये तीनों 2-2 अंक के, तो ये भी 6 अंक का हो जाता है। उसके बाद गद्य विभाग से संबंधित तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो लघुत्तरी एक तरह का क्वेश्चन, टेक्सुअल एक टाइप का, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, टेक्सुअल रहेंगे, उनका उत्तर आपको 60 शब्दों से लेकर 80 शब्दों में लिखना रहेगा। हर एक के लिए 3-3 अंक, इसलिए यहां पर 6 अंक। अच्छा, यहां पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको मात्र 2 ही करने होंगे। अगला जो गद्य विभाग से चौथा क्वेश्चंस पूछा जाएगा 2 अंकों के लिए रहेगा। यह आपके टेक्स्ट बुक में गद्य विभाग में जो बिल्कुल चैप्टर के एंड में जो आपका स्वाध्याय के लिए दिया रहता है, चाहे बेटा वो प्रोज सेक्शन हो चाहे पोएम हो, हर चैप्टर के एंड में साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित 2-2 प्रश्न आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो यहां पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न में से आपको मात्र 2 का उत्तर एक-एक वाक्य में या शब्दों में लिखना रहेगा, और हर एक के लिए 1-1 अंक है। तो ये गद्य में भी इस प्रकार का प्रश्न है, और पद्य में भी। मैं आपको अगले जो स्लाइड है उसमें मैं आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं। तो ये रहा आपका गद्य पर आधारित। अब अगला हम पद्य पर आधारित देखते हैं। तो ये 20 अंक का हो गया, ध्यान रखिएगा, 6, 6, 6 और 2। तो ये 20 अंक का पहला कृति गद्य विभाग से। अब पद्य विभाग देखते हैं। पद्य विभाग भी 20 अंकों पर आधारित है, बिल्कुल गद्य विभाग की तरह। देखिए, एक आपको आपकी पोएम से एक पैराग्राफ दिया जाएगा। प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहां पर भी देखिए 3 क्वेश्चन, इससे संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पैराग्राफ से रिलेटेड रहेंगे कि आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति। ये तीनों 2-2 अंक के रहेंगे, और इस तरह से आपका 6 अंकों का हो जाएगा। और फिर दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो भी आपकी टेक्स्ट बुक के किसी पोएम से एक पैराग्राफ लिया जाएगा, और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आकलन कृति का, शब्द संपदा का, अभिव्यक्ति का, 2-2 अंकों के लिए, यानी ये भी 6 अंक का हो जाता है। उसके बाद
मैंने आपको परिशिष्ट में बताया था रसास्वादन वाला क्वेश्चंस, वो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 2 में, कृति 2 में 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा और 2 तरीके से, ध्यान रखिएगा। और आपकी टेक्स्ट बुक के हर पोएम के एंड में, स्वाध्याय वाले सेक्शन में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मुद्दों के आधार पर पूछा जाएगा और कविता का रसग्रहण, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना, अथवा दिया है ना। और ये 6 अंकों के लिए रहेगा। उसके बाद जो चौथा पोएम से रिलेटेड है, ये देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित, गद्य में भी दिया गया है, पद्य में भी दिया गया, और आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं आंसर के साथ। तो ये भी 4 पूछा जाएगा, एक एक वाक्य में आपको किन्हीं 2 का, इस प्रकार से ये 2 अंक का। तो ये भी आपका टोटल कितना, 20 अंक का हो जाता है। अब हम अगले स्लाइड में विशेष अध्ययन से संबंधित देखते हैं कि वहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाने वाले हैं। विशेष अध्ययन पर 10 अंक, यहां पर 10 अंक का है। देखते हैं क्वेश्चंस कह रहे हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर, चूंकि कनुप्रिया काव्य रूप में है तो पैराग्राफ काव्य का ही रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 6 अंकों के लिए, 2-2 अंक का, मतलब आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, 2-2 अंकों का, तो 6 अंक का ये हो जाता है। उसके बाद 4 अंकों के लिए टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर जो है आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। तो ये आपका टेक्सचुअल रहेगा। आपको उसका अंक जो है 4 अंकों के लिए, तो 6 और 4 ये 10 अंकों के लिए आपका विशेष अध्ययन भी आपको देखना रहेगा। अगला जो कृति 4 है, ये आपको 3 टाइप का क्वेश्चंस है यहाँ पर। व्यवहारिक हिंदी जो आपको 5 चैप्टर हैं उनमें से 10 अंकों के लिए, आप पठित गद्यांश 6 अंक के लिए, पारिभाषिक शब्दावली 4 अंक के लिए। इस तरह से ये आपका 20 अंक का हो जाता है। सबसे पहले हम व्यवहारिक हिंदी का देख लेते हैं कि प्रश्न कैसे आने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों में से ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस वहां पर दिए रहेंगे, उनमें से आपको 100 से लेके 120 शब्दों में उसका उत्तर लिखना रहेगा। अच्छा, या तो इन दोनों में से कोई एक लिखिए अथवा करके निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहां पर एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको वही आकलन के लिए, शब्द संपदा के लिए, अभिव्यक्ति के लिए 2-2 अंकों का जो रहता है, तो ये 6 अंक, या तो ये करिए या तो ये करिए। पैराग्राफ वहां पर दिया रहेगा, कोई वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका ये 6 अंक का हो गया, इसी टेक्सचुअल से रिलेटेड रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को अब पढ़कर किसी एक का उत्तर जो है 80 से 100 शब्दों में लिखिए। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन दिया रहेगा, यहां पर 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो आपको कोई एक करना रहेगा, 4 अंक के लिए रहेगा। अच्छा, या तो आप ये करिए या फिर अथवा करके सही विकल्प, यानी आपके जो 5 चैप्टर हैं उन्हीं में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर या किसने किससे का, इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आसान रहेंगे, पैराग्राफ से रिलेटेड या टेक्सचुअल जो चैप्टर हैं उनमें से रिलेटेड रहेंगे, बहुत आसान आपको पूछे जाएंगे। तो चाहे आप ये करिए 4 अंकों के लिए, चाहे आप ये करिए 4 अंकों के लिए। तो इस प्रकार से आपका व्यवहारिक हिंदी 10 अंकों के लिए है। उसके बाद जो अगला रहेगा वो अपठित गद्यांश, एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उनमें से आपको वही आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि 8 शब्द दिए रहेंगे आपको, किन्हीं 4 का, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के पारिभाषिक शब्द लिखने, हर एक के लिए 1 अंक, इस प्रकार से 4 अंक का। तो ये 10 अंक का आपका व्यवहारिक हिंदी हो गया, 6 अंक का आपका अपठित गद्यांश हो गया, 4 अंक का आपका पारिभाषिक शब्दावली हो गया। टोटल आपका ये 20 अंक का हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यानी कृति 4 20 अंकों के लिए रहेगी। अगला जो रहेगा वो व्याकरण खंड पर आधारित रहेगा, कृति 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, ये 10 अंकों का विकल्प के साथ आएगा। एक एक करके हम देख लेते हैं यहां पर कि किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। ये आप लोअर स्टैंडर्ड से करते चले आ रहे हैं, ये आप बड़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। अच्छा, 4 आपको विकल्प दिए रहेंगे, कोई 2 ही करना होगा और हर एक के लिए 1-1 अंक है। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्य पंक्तियों में आए अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में अलंकार दिए गए, उन्हीं में से आपको ज्यादातर चांसेस है कि पूछा जाएगा
4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई 2 आपको करना होगा, हर एक के लिए 1-1 अंक, ये भी आपका 2 अंक का हो गया। अगला जो है अलंकार की तरह रस से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्य पंक्तियों में आए रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये 2 अंकों के लिए है, 4 दिया रहेगा, कोई 2 करना रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों में से 2 के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कैसे अर्थ लिखना है, कैसे उसका वाक्य बनाना है, ये आप भली भांति जानते हैं। अच्छा, यहां पर भी आपको विकल्प रहेगा, ये आप जानते हैं कि जैसे आप हमेशा से करते चले आए हैं वैसे ही यहां पर रहने वाला, कुछ अलग नहीं रहने वाला है। तो ये भी 2 अंक का हो गया। उसके बाद आपका स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। 4 वाक्य दिए रहेंगे, आपको देखना है कि मात्राओं में कहां पर गड़बड़ी है, वाक्य संयोजकता में कहीं कुछ कमी तो नहीं है। इस प्रकार से आप वाक्य को शुद्ध करके 2 अंक बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद ये करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को इस नए सत्र के आधार पर समझाया वो आपकी समझ में जरूर आया होगा। मैंने आपको टेक्स्ट बुक का सामान्य रूप से परिचय दिया। टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चंद वाक्य मैंने आपके समक्ष रखे। कृति पत्रिका का स्वरूप अंकों के आधार पर, कौन से विभाग में कितने अंक का पूछा जाने वाला है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, विकल्पों के आधार पर कितने आने वाले हैं, इन तमाम चीजों को मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आया होगा। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते रहें। आप सभी को मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य और सफलता की नई ऊंची उड़ान भरने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अलविदा।